बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आपका फिजियोलॉजी का मैं लेक्चर आज जो आपका है उसका वो टॉपिक है फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल। अभी हम सेल के ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी वो सब कुछ कर चुके हैं। तो लास्ट अब सेल का हम देख लेते हैं कि फंक्शनल सिस्टम क्या होते हैं सेल के। ठीक है, अब फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? So there are several functional systems of the cell that make it a living organism. Number 1 is endocytosis. Number 2 is pinocytosis. Number 3 phagocytosis. Number 4 autolysis. Number 5 synthesis of cellular structures. Number 6 extraction of energy from the nutrients. And number 7 generation of ATP. ठीक है, तो हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो ये सारे सेल के फंक्शन हैं जो सेल ने करने हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहे हैं या उससे मतलब क्या है। एंडोसाइटोसिस पहले देखते हैं। इफ अ सेल इज टू लिव एंड ग्रो एंड प्रोड्यूस, इट मस्ट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड्स. Most substances pass through the cell membrane by diffusion and active transport. Very large particles enter the cell by specialized function of the cell membrane called endocytosis. अब देखें, सारे सेल्स को ज़ाहिरी बात है न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड से जब प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें आते हैं, फिर उसके बाद सेल के अंदर जाते हैं ना। तो सेल में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएं, तभी तो सेल उनको यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए। तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़े हुए हैं, जो सेल को चाहिए हैं, तो सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। यानी कि बाहर से जो भी, बाहर से मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पड़ा हुआ है, उससे जो पार्टिकुलेट मैटर छोटा वो सेल के अंदर चला जाएगा। वो किस तरह जाएगा वो भी हम मैकेनिज्म देख लेंगे, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल के अंदर से किसी सब्सटेंस को बाहर आना है तो इसी का रिवर्स मैकेनिज्म कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। सेल से बाहर निकलना है एक्सोसाइटोसिस, अंदर जाना है एंडोसाइटोसिस। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से एंडोसाइटोसिस हो जाती है। द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर टू. नंबर 1 इज पिनोसाइटोसिस, नंबर 2 इज फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस क्या है? दोनों एक ही, सेल के अंदर ही जाना है, तो एंडोसाइटोसिस के ही हैं ये। पिनो का मतलब ये कि माइन्यूट पार्टिकल को अगर जाना है तो हम इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और बड़े पार्टिकल को जाना है, यानी कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, डेड टिश्यू हो गया, जो भी हो गया, पूरा पार्टिकुलेट मैटर अंदर जाए, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस देख लिया। पिनोसाइटोसिस मीन्स इंजेक्शन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स दैट फॉर्म vesicles of extracellular fluid and particulate constituents inside the cytoplasm. Pinocytosis occurs continually in the cell membrane of most of the cells, but is especially rapid in some cells. कुछ सेल्स में बहुत ज़्यादा जिनको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, उसमें जल्दी जल्दी हो रहा होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, सेल की मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एक जगह पे, जिसको हम कहते हैं कोटेड पिट। कोटेड पिट में जो रिसेप्टर्स हैं फॉर पार्टिकुलेट मैटर, दे आर स्पेसिफिक। तो उसके नीचे जो कोटेड पिट में रिसेप्टर लगे हैं, उसके नीचे फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब वो फिब्रिलर प्रोटीन जब सेल जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा है, अब इस डायग्राम में आप देखें, ये येलो कलर का सेल है पूरा, और एक पार्टिकुलेट मैटर ब्लू कलर का दिखाया हुआ है। अब इसको अंदर लेके जाना है सेल में, तो वो जो कोटेड पेट्स में जो रिसेप्टर्स हैं उनमें वो इसको अट्रैक्ट करेंगी, वहाँ पे आके ये लग जाएगा। तो जो फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसको चारों तरफ से घेर लेंगी, इस पार्टिकुलेट मैटर को कॉन्ट्रैक्शन से। सूडोपोडिया समझें आप, इस तरह से निकल के उसको घेर लेंगे। तो ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाया हुआ है वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो थोड़े से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ इस तरह सेल के अंदर, देखें दूसरी डायग्राम में, ये देखिए, अब ये जो फिब्रिलर प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, सूडोपोडिया सर्कुला, पार्टिकुलेट मैटर अंदर गया, और फिर वो जो है ना मिल जाएंगी इस तरह से। जब वो मिल जाएंगी
तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी उसके साथ आप देख लें ना, ब्लैक पोर्शन वो भी आ गया, तो वो साइटोप्लाज्म में पूरा अंदर की वेसिकल आ जाएगी और इस तरह से एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। For instance, it is so rapid in macrophages that about 3% of the total macrophage membrane is engulfed in the form of vesicle each minute. यानी कि macrophages में जाहिर बात है उनका काम है ये phagocytosis, तो 3% टोटल मेम्ब्रेन तो उसकी एनगल्फ ही होती रहती है हर वक्त एंडोसाइटोसिस की वजह से. The pinocytic vesicles are so small, only 100-200 nanometer in diameter, to be seen only by the electron microscope. जो मैं अभी डायग्राम दिखाई ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायग्राम थी. मैकेनिज्म अब कैसे होता है, जो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें लिखा हुआ है 3 molecules of specialized protein receptors are on the surface of the membrane that are specific for the type of protein that is to be absorbed. The receptors generally concentrated in small pits on the outer surface of the cell membrane called coated pits. On the inside of the cell membrane, beneath these pits, is lattice work of fibrillar proteins containing contractile filaments, actin and myosin. Actin and myosin हम अब जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आएंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, तो फिर हम और तफसील से पढ़ेंगे इनको, ठीक है. इसमें तो बहुत बारीक लैटिस वर्क होता है एक्टिन मायोसिन का. Once the protein molecules have bound with the receptors, the surface properties of the local membrane change in such a way that the entire pit invaginates, जैसे invaginate हो रही थी, invert, and fibrillar proteins surround the invaginating pit, its borders, to close over the attacked proteins as well as over a small amount of extracellular fluid. जैसे मैंने दिखाया था कि वो फिर उसको घेर लेती हैं पार्टिकुलेट मैटर को, और उसके साथ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ जाता है, और फिर वो मिल जाते हैं सूडोपोड उसके, और इस तरह से वो साइटोप्लाज्म में इस तरह वेसिकल आ जाती है, ठीक है. ये होता है पिनोसाइटोसिस का तरीका. अब इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन में इन्होंने दिखाया हुआ है रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, नीचे आप देखिए सराउंडिंग टिश्यू, फिर एंडोसाइटोसिस हो रही है, यानी कि सेल के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर जा रहा है उस प्रोसीजर से वो एंडोसाइटोसिस है. सूडोपोडियम निकला, फिर उसने घेर लिया, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी उस पार्टिकुलेट मैटर के साथ, वो इन्वेजिनेशन जो थी वो मिल गई और वो अंदर आ गया साइटोप्लाज्म के, ठीक है. तो ये इस तरह एंडोसाइटोसिस हो गया. और एक्सोसाइटोसिस इसी का रिवर्स, ये मैकेनिज्म रिवर्स साइड पे अगर चले, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर बाहर निकल आया सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल इसी तरीके से, तो उसको कहते हैं हम एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. तो ये एमीबॉइड मोशन ऑफ द सेल जो होती है, फिब्रिलर प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये एक्टिन एंड मायोसिन, उसकी वजह से होती है. Immediately thereafter, the invaginated portion of the membrane breaks away from the surface of the cell, forming a pinocytic vesicle inside the cytoplasm of the cell. This process requires energy, which is supplied by ATP. यानी कि ये जो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का, वो एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि उसमें ATP चाहिए, एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता. Also, it requires calcium ions from extracellular fluid, which react with the contractile protein filaments beneath the coated pits to provide the force for pinching the vesicles away from the cell membrane. अब देखें, एक तो एनर्जी की ज़रूरत है, दूसरे कैल्शियम आयंस की भी ज़रूरत है. कैल्शियम आयंस की वजह से एक्टिन और मायोसिन जो लैटिस वर्क ऑफ प्रोटीन है, वो उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है. अब phagocytosis means ingestion of the large particles such as bacteria, whole cells or portion of the degenerating tissue. Phagocytosis occurs in much the same way as pinocytosis, except involve large particles rather than the molecules. ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से होगा phagocytosis, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें बड़ा पार्टिकुलेट मैटर होगा, बैक्टीरिया होगा, होल सेल होगा, डीजेनरेटिंग टिश्यू के पोर्शंस होंगे, तो वो उसी तरह से हो जाएगा जैसा पिनोसाइटोसिस होता है. Only certain cells have the capability of phagocytosis, most notably the macrophages and some of the white blood cells. ठीक है. white blood cells में कौन से न्यूट्रोफिल्स, अब हम जब ब्लड पढ़ेंगे तो सारे सेल्स हम तफसील से देखेंगे. Mechanism of phagocytosis. Phagocytosis is initiated when a particle such as a bacteria or a dead cell or tissue debris bind with the receptors on the surface of the phagocyte. Phagocytes जो हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ वो पार्टिकुलेट मैटर या बैक्टीरिया बाइंड कर लेता है, ठीक है.
In the case of bacteria, each bacterium is already attached to a specific antibody, and it is the antibody that attaches to the phagocyte receptors, dragging the bacterium along with it. अब ये बता रहे हैं कि जो फैगोसिटिक सेल है यानी मैक्रोफेज है, उसके सरफेस पे जो है ना रिसेप्टर्स हैं जिसपे आके बैक्टीरिया लगता है, लेकिन लगने से पहले उस बैक्टीरिया में जाहिर है जब भी बैक्टीरिया का इन्वेजन होता है या हमारी बॉडी में, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं. एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको अटैच कर लेती हैं, उसमें आके अटैच हो जाती हैं बैक्टीरियम पे. तो जब एंटीबॉडी अटैच हो जाती हैं तो जो वो बैक्टीरिया है वो मोर वो हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर फैगोसाइट उसको डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो इस फैगोसाइट रिसेप्टर्स ड्रैगिंग द बैक्टीरियम अलॉन्ग विद इट, यानी कि एंटीबॉडी लगे हुए हैं उस बैक्टीरिया पे, फिर वो फैगोसिटिक सेल पे जाके अटैच हो जाता है. दिस इंटरमीडिएशन ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन. अब जो ये ऑप्सोनाइजेशन है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया पहले उस पर एंटीबॉडी आके अटैच हो जाती हैं, एंड देन दिस बैक्टीरिया बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू बी फैगोसिटाइज्ड बाय द फैगोसिटिक सेल्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन. ठीक है, समझ आ गया. अभी जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगी. Phagocytosis occurs in the following steps. Number 1, the cell membrane receptors attach to the surface as ligands of the particles. Number 2, the edge of the membrane around the point of attachment evaginates outward to surround the particle. The progressively more and more membrane receptors attach to the particle ligands. This forms a closed phagocytic vesicle. Actin and other contractile fibrils in cytoplasm surround the phagocytic vesicles and contract around its outer edge, pushing the vesicle to the interior. Number 4, the contractile proteins then pinch the stem of the vesicle so completely that the vesicle separates from the cell membrane, leaving the vesicle in the cell interior in the same way as the pinocytic vesicle form. ठीक है, जैसा pinocytic vesicle हुआ था बिल्कुल इसी तरह से होगा, बस उसमें मेन फर्क ये है कि बड़ा कोई सेल या पूरा बैक्टीरिया या पूरा टिश्यू डेब्रीज जो है ना वो इससे डाइजेस्ट हो जाएंगे. अब डाइजेशन कैसे होगा सेल में? ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर पिनोसिटिक और फैगोसिटिक वेसिकल्स अपीयर्स इनसाइड अ सेल, one or more lysosomes become attached to the vesicle and empty their acid hydrolases to the inside of the vesicle, forming a digestive vesicle. अब देखें, हमने जो ऑर्गेनल्स पढ़े थे उसमें हमने लाइजोजाइम पढ़ा था. लाइजोजाइम जो है हमने पढ़ा था कि उसका डाइजेस्टिव एक्शन होता है. अब ये बता रहे हैं कि कैसे करता है डाइजेस्टिव एक्शन. उसके अंदर एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं. अब जैसे ही वो वेसिकल आती है उसमें हाइड्रोलेज जो है वो आके अपने एसिड हाइड्रोलेसेस एम्प्टी कर देते हैं, और उस वेसिकल पहले तो वो पिनोसिटिक वेसिकल कहला रही थी ना, तो उसमें जब एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम एम्प्टी हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल. ठीक है, दीज हाइड्रोलेजेस begin hydrolyzing the proteins, carbohydrate, lipids and other substances in the vesicle. तो सारा जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स हैं वो सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं वेसिकल के अंदर. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब जाहिर है कि अगर डाइजेशन शुरू हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का तो उसके स्मॉल अमाइनो एसिड्स बनेंगे. कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमाइनो एसिड बन जाएंगे. ठीक है, एंड फॉस्फेट that can diffuse through the membrane of the vesicles into the cytoplasm. और इस तरह से वो साइटोप्लाज्म में ही सारे फूड स्टफ के न्यूट्रिएंट जो हैं वो आ जाएंगे ताकि सेल अपना काम इनसे कर सके. What is left of digestive vesicle is the residual body. अब सारे का सारा उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो निकल गए, तो उस डाइजेस्टिव वेसिकल को फिर हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी. ये इनडाइजेस्टिबल मटीरियल होता है. द इनडाइजेस्टिबल मटीरियल दैट एग्जिट द cell membrane by a process called exocytosis, which is opposite of endocytosis. तो अब रेजिडुअल बॉडी की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो तो इनडाइजेस्टिबल है और उसमें कुछ है भी नहीं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल ने एक्सट्रैक्ट कर लिए. तो अब इस रेजिडुअल बॉडी को सेल से बाहर निकल जाना है और उसी तरह से निकलेगा रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये फिर सेल के बाहर आ जाएगा.
Thus, the pinocytic and the phagocytic vesicles containing lysozymes can be called the digestive organs of the cell. ठीक है. अब नंबर 3 एक और मैकेनिज्म सेल करता है, उसको कहते हैं ऑटोलिसिस ऑफ द सेल. डैमेज सेल्स आर रिमूव्ड बाय द लाइसोजाइम्स. अब जो भी डैमेज सेल्स हैं, हमने देखा था ज़ाहिर लाइसोजाइम्स डाइजेशन के लिए डैमेज सेल्स को ख़त्म कर देते हैं. डैमेज to the cell caused by heat, cold, trauma, chemical or any other factor induces lysozymes to rupture. कोई भी इंजरी होगी सेल में, लाइसोजाइम्स आ जाते हैं, रप्चर होते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस उनमें से निकलते हैं और फिर उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. The released hydrolases immediately begin to digest the surrounding organic substances. If the damage is slight, only a portion of the cell is removed and the cell is then repaired. अब अगर डैमेज स्लाइट है तो जाहिर है एक पोर्शन उसका रिमूव हो जाएगा, बाकी सेल फिर रिपेयर हो जाएगा. लेकिन अगर डैमेज बहुत ही एक्सटेंसिव हो, इफ डैमेज इज सिवियर, द एंटायर सेल इज डाइजेस्टेड. अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलिसिस. ऑटो का मतलब है खुद को उसने डाइजेस्ट कर लिया, पूरे सेल को. तो अगर बहुत ज़्यादा डैमेज सिवियर होता है तो पूरा सेल जो है ना वो डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं ऑटोलिसिस. इन दिस वे द सेल इज कम्प्लीटली रिमूव्ड and a new cell of the same type is formed by mitotic reproduction of adjacent cells to take the place of the old one. तो देखें अल्लाह ने कितना ज़बरदस्त निज़ाम बनाया कि भाई सेल्स जो हैं जो डैमेज हो गए, इररिपेरेबल डैमेज था उसमें, तो पूरे सेल जो हैं वो ऑटोलाइज हो जाएंगे और फिर उसकी जगह माइटोटिक डिवीजन से सेल रिजेनरेशन हो जाएगी. ठीक है. नंबर 4 सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स. अब ये भी तो सेल का काम है ना कि वो स्ट्रक्चर जो उसमें है वो भी सेल ही बनाएगा. मोर सिंथेसिस बिगिंस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये हम ऑर्गेनिज्म में सब पढ़ चुके हैं. द प्रोडक्ट्स फॉर्म देयर आर then passed on the Golgi apparatus where they are further processed before being released into the cytoplasm. ये सब कुछ हमने तफसील से पढ़ा हुआ है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आपको पता है, एंड लिपिड इज कैरीड आउट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन कहाँ पे बन रहा था? जहाँ पे राइबोसोम अटैच थे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनते हैं. ठीक है. अब 5 एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स. अब जो न्यूट्रिएंट्स अभी आपने देखा एंडोसाइटोसिस से जो सेल के अंदर आए थे, यानी कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैट, उन सब से अब एनर्जी कैसे सेल जो है वो निकाल के यूज करेगा. द प्रिंसिपल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच सेल्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी आर फूड स्टफ दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Carbohydrates are broken down to glucose, proteins to amino acids, lipids to fatty acids. All these oxidative reactions occur in the mitochondria, and the energy that is released is used to form high energy compound, that is adenosine triphosphate. Then this ATP is used throughout the cell to energize almost all the subsequent intracellular metabolic reactions. जैसे अभी हमने बताया कि पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सब के सब जो है एनर्जी डिपेंडेंट है, तो ATP बन रहा है तो ये सारे सेल के काम होते रहेंगे. ठीक है. That's the end of the lecture. अच्छा, मैं आपको इस दफ़ा वो मैंने असाइनमेंट बनाना भूल गई हूँ, तो बहरहाल प्लीज़ आप ख़ुद अपने पास लिख लीजिए कि व्हाट आर द फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, और उसमें एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब अपने पास आप लिख लें. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.